एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 5 जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं ताकि जब हमारे एग्जाम होते हैं तो उस समय जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हम डेली क्या करते हैं, द हिंदू या जो टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे लो एग्जाम से रिलेट होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो 5 जुलाई, ठीक है। और आज ऐसा कोई दिन नहीं है जो तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना पड़े, तो हम उस वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली न्यूज आती है, बहुत ही अच्छा एनालिसिस होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज इसके अंदर हमें आज देखने को मिलेगी। जैसे पहला है, मेजोरिटी पॉपुलेशन विल बिकम माइनॉरिटी वन डे, हाई कोर्ट ऑन द कन्वर्जन। देखो हुआ क्या कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके जज ने कहा कि भाई अगर ऐसा चलता रहा ना तो जो मेजोरिटी है ना वो एक दिन माइनॉरिटी बन जाएगी। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या होते हैं। देखो, मेजोरिटी मतलब जो 50% से ज्यादा है, माइनॉरिटी मतलब जो 50% से कम है रिलीजन और लैंग्वेज के बिहाफ पर, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट ने दी है बेसिकली, ठीक है। तो केस क्या है पहले वो समझना, फिर इसके पीछे की कहानी पढ़ेंगे। हुआ क्या कि बेसिकली एक लेडीज होती है, ठीक है, उसके भाई को, ठीक है, उसके भाई को, ठीक है, रामकली नाम होता है उसका, उसके भाई को एक पर्सन है कैलाश। वो कैलाश क्या कहता है, उसका जो भाई होता है रामकली का भाई, यूपी के मौधा के अंदर है ना, हमीरपुर के अंदर, वो थोड़ा सा मेंटली इल होता है। तो ये कैलाश कहता है कि मैं क्या करूंगा, इसको दिल्ली ले जाता हूं और मेंटल हॉस्पिटल में इसका इलाज करा दूंगा। वो लेके चला गया। उसने क्या किया, दिल्ली में जाकर उसका रिलीजन कन्वर्जन करा दिया और उसको क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करवा दिया। अब वो हिंदू से क्या बन गया, क्रिश्चियन बन गया। और बाद में जब ये बात इनके घर वालों को पता चली, रामकली को पता चली, इनके घर वालों को, तो उन्होंने जब केस वगैरह करने की बात कही तो कहा गया कि तुम्हें इस चीज के पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, तुम्हें सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी जो तुम्हें एक हिंदू धर्म में रहते हुए नहीं मिल रही है। तो एक बात बताओ, क्या तुम लोग ऐसे, क्या हम लोग ऐसे रिलीजन कन्वर्जन कर सकते हैं क्या? अगर ऐसे रिलीजन कन्वर्जन करने लगे, कोई मान लो किसी मेंटल का फायदा उठा लिया, कोई मान लो कि आज मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कल को मुझे क्रिश्चियन जो रिलीजन है, क्रिश्चियन जो लोग हैं वो मुझसे कहे कि हम तुम्हें मंथली 1 लाख रुपीस दे देंगे और तुम्हारे घर वालों के लिए अच्छा घर बना के दे देंगे, बस तुम क्रिश्चियन रिलीजन अपना लो। तो क्या मैं चला जाऊं क्या उस रिलीजन में? तो जो मैं कह सकता हूं कि जो बेसिक नीड्स ना किसी की नहीं पूरी होती हैं, है ना, तो उस केस में क्या करता है बंदा, ये सब करने पर मजबूर भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन अगर ऐसा होता रहा, इन मजबूरियों का फायदा उठाया जाता रहा, ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो मेजोरिटी में हो ना वो माइनॉरिटी में चले जाओगे, माइनॉरिटी मेजोरिटी में आ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? तो हाई कोर्ट के जज के स्टेटमेंट है। तो क्या ऐसा होना चाहिए भारत में? क्या हमें रिलीजन कन्वर्जन को अलाउ करना चाहिए? तो याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, भारत में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपने प्रीएम्बल पढ़ी होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू, पहला वर्ड कौन सा है? सोवरेन, ठीक है, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यानी कि मैं या हम भारत के लोग भारत को क्या बना रहे हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है सेकुलर। और जो सेकुलर वर्ड है ना उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, सभी हमारे लिए बराबर है, सभी पंथ, सभी रिलीजन, सभी फेथ हमारे लिए बराबर इक्वल है। आपसे पूछेगा कि ये वर्ड कब ऐड किया गया था, तो याद रखना बेसिकली 3 वर्ड ऐड किए थे हमने, कब? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसी को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, इसको छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजमेंट हुए थे, एक छोटी किताब बना सकते हो तुम। अब याद रखना, ये जो 42nd हुआ था कब? इंदिरा गांधी के टाइम पर, इमरजेंसी वाले टाइम पे हुआ था। इसमें हमने क्या किया था, जो आपकी प्रीएम्बल है, याद रखना आपकी प्रीएम्बल को भी, उसमें भी अमेंडमेंट हो सकता है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रीएम्बल के अंदर हमने 3 वर्ड जोड़े, और कौन कौन से थे? तो एक उसमें जोड़ा हमने कौन सा? सोशल, एक उसमें जोड़ा कौन सा? सेक्युलर, और एक इसमें जोड़ा होता है इंटीग्रिटी। तो हमने बेसिकली कितने वर्ड जोड़े थे? 3। और जिसका सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, हमारे लिए सब रिलीजन बराबर है। आपने देखा होगा अभी लास्ट ईयर G20 समिट हुई थी इंडिया में, जिसमें G21 बन गया था, 21 हो गए थे मेंबर अफ्रीकन यूनियन आने के बाद।
उसमें जो प्रियम्बल बांटी गई थी सभी जो डेलीगेट्स आए थे सभी मेंबर्स को, तो उसके अंदर इन्होंने सोशल और सेकुलर वर्ड को हटा दिया था। तो ये उस समय भी काफी डिबेट में बना हुआ था, अभी भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना सेकुलर का मतलब क्या है। तो देखो एक डिसीजन भी आया था, अहमदाबाद का एक कॉलेज है जेवियर कॉलेज, उसका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एक केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेकुलरिज्म नाइदर मींस एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड, ठीक है। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक भगवान को तुम पूजो प्रो गॉड हो जाओ, या किसी एक भी भगवान को ना पूजो, मतलब सभी भगवानों को पूजने का तुम्हें राइट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप इन सब चीजों को पढ़ते हो तो आपके आर्टिकल नंबर 25 में कुछ चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ क्या बने हुए हैं फंडामेंटल राइट, और हम बहुत बार पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनके अंदर एक हमारे पास आता है कौन सा, रिलीजियस फ्रीडम। शायद ही हमने कल भी पढ़ा था जब यूपी के अंदर वो जो भोले बाबा वाला केस हुआ था, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था रिलीजियस फ्रीडम। और जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसका जो आर्टिकल 25 है वो क्या कहता है, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन नॉट कन्वर्जन फ्रॉम वन फेथ टू अनदर फेथ। इसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया के हर सिटीजन को अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करने का राइट है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है वो, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये नहीं लिखा कि तुम अपने रिलीजन को इस तरह से प्रमोट करो कि दूसरे रिलीजन के लोगों को लालच देकर, ठीक है, डरा धमकाकर जबरदस्ती उनका रिलीजन ही कन्वर्जन कर दो। वो जबरदस्ती वाला जो फोर्सफुली कन्वर्जन होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, वो इलीगल है बेसिकली, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो हमारा आर्टिकल 25 क्या कहता है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिचुअल्स को, अपने रिलीजन को, लेकिन हम रिलीजन कन्वर्जन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, वो जो कैलाश नाम का बंदा था वो किसी को ले जाता है और उसको रिलीजन कन्वर्जन करवा देता है। अब ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है भारत के अंदर। अगर तुम देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमें पता ही नहीं चलता, नीचे नीचे, ठीक है, क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, आपने कहावत सुनी होगी कि जब दवाइयां महंगी हो जाती है ना, तो जो गरीब आदमी होता है ना उसका सहारा ताबीज बन जाता है, मतलब वो बाबाओं से ताबीज बनवाने लगता है जब पैसे नहीं होते इलाज कराने के, और मजबूरन उसे इन बाबाओं के चक्रों में फंसना पड़ता है। फिर ये जितने भी दूसरे रिलीजन के जो बाबा लोग हैं, जो फादर हैं, जो भी मौलवी है, जो भी होते हैं, ये क्या करते हैं, उनका रिलीजन कन्वर्जन करने का काम शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, इसे भारत सरकार को देखना चाहिए। यही बात किसने कही है, किसने, हाई कोर्ट के जज ने। बात समझ में आ गई। तो ये जो पर्सन था इसके साथ क्या हुआ, तो बेसिकली इसके ऊपर कौन सा एक्ट लगा दिया गया, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन एक्ट 2021। जो अनलॉफुल तरीके से कन्वर्जन हो रहा था रिलीजन का, उस कब आया था 2021 में, उसके तहत या उसके अंडर उसको अरेस्ट कर लिया गया है, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ बातें याद रखना जो तुम्हें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकुलर, हाँ सेकुलर को हटाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जब ऐसा कहा था कि जैसे कि प्रियम्बल में ऐसा हुआ था कि हम हटा देंगे, तो क्या हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि कहीं भी चेंजमेंट हो सकता है। वो बाद की बातें हैं कि तुम्हें उसके लिए मेजोरिटी अलग अलग चाहिए होती है। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 368 के अंडर जो अमेंडमेंट होते हैं वही काउंट होते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 368 के अंडर दो तरीके से अमेंडमेंट हो सकते हैं, या तो स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, या फिर आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट की परमिशन। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3, ठीक है, और 543 का 2/3 तुम जानते हो, इतना किसी रूलिंग पार्टी के पास सीट होनी चाहिए तो ही वो कन्वर्ट कर सकता है, अदरवाइज उसमें चेंजमेंट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी जरूरी होती है, उसी को हम 368 के अंडर काउंट करते हैं, ठीक है। तो होगा नहीं होगा वो सब बाद की बातें हैं, ये बातें कुछ ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, प्रियम्बल को पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं माना जाता था, बाद में धीरे धीरे गोलकनाथ केस में कह दिया नहीं है, 1967 में, 1973 में कह दिया पार्ट है, 1994 के एसआर बॉम्बे वाले केस में कह दिया कि ये एसेंशियल पार्ट और बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और जब भी कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहता है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ पाएगा, 395 आर्टिकल्स, तो उसकी जो समरी है वो क्या है, प्रियम्बल, ठीक है। और उसमें भी चेंज हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। एक बार हुआ है
कब 1976 में कितने वर्ड जोड़े थे, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड जोड़े थे। ठीक है, इंडिया कितनी बार वो यूज हुआ है उसमें, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, या इंडिया कितनी बार यूज हुआ है, 2 टाइम्स यूज हुआ है। ठीक है, इन कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी चीजें हम पॉलिटिक्स में पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब एक बात आती है कि इंडिया में कौन कितनी पॉपुलेशन में रहता है। तो देखो, हिंदूज हमारे यहाँ पर रहते हैं 81% भारत में हिंदू लोग हैं। ठीक है, मुस्लिम कितने हैं, 12.9%। ये कब का डाटा है, तो याद रखना 2011 का सेंसस है। आपको पता होना चाहिए हर 10 साल में सेंसस का डाटा आता है, लेकिन लास्ट टाइम 2021 में कोविड-19 की वजह से नहीं आ पाया था। ठीक है, और अब जो होगा वो डिजिटली होगा, पहली बार डिजिटली डाटा कलेक्ट होगा। ठीक है, वो जब होगा तब हम उसके डाटा को पढ़ लेंगे। उस समय हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से भारत में टोटल नंबर ऑफ हिंदूज कितने थे, तो 81%। ठीक है, मुस्लिम्स कितने थे, 12.9%। ठीक है, क्रिश्चियंस कितने थे, 2.4। ठीक है, सिख 1.9, बुद्धिस्ट 0.7, जैन 0.4 और अदर जो बच गए वो कौन से, 0.6%। ठीक है, तो थोड़ा सा डाटा भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, जयशंकर मीट्स वांग यी सेज LAC मस्ट बी रेस्पेक्टेड एंड पीस एंश्योर्ड। देखो, चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट ना काफी पुराना है। चाइना बेसिकली क्या करता है, ये जैसे इसने कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के 30 पैलेसेस के नाम बदल दिए और प्लेस के नाम बदल के अपने नाम पर रख दिया। और इसकी आदत ही कहीं भी कुछ भी नाम बदलता रहता है, अपना बताता रहता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन इंडिया के साथ इसका डिस्प्यूट काफी पुराना है। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, उस समय चाइना को लगा कि इंडिया से ब्रिटेन तो ब्रिटिशर्स तो जा चुके हैं, तो क्यों ना हम ही इसको कैप्चर कर ले। लेकिन उससे पहले पंडित नेहरू जो थे वो सबके साथ प्रेम या प्यार की भावना वाले जो पॉलिसीज थे वो चलाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, पंडित नेहरू ने 1954 में एक पंचशील कह सकता हूं प्रिंसिपल्स लेकर आए। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स जो उनके आपस में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के काम आने वाले थे। ठीक है, तिब्बत वाले रीजन में, ठीक है, लद्दाख वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, ये सब। और इस प्रिंसिपल्स के बाद ये कब साइन होता है, तो याद रखना इसको क्या कहा गया था, सीनो इंडियन एग्रीमेंट। ठीक है, या साइनो इंडियन एग्रीमेंट कब हुआ था, 1954। अगर पूछे तो 29 अप्रैल 1954। उस समय इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, तो एन राघवन, और चाइना के कौन थे, झांग फान फू। ठीक है, ये वहां के प्रेजेंटर होते हैं। ठीक है, अब समझना, ये जो पूरा का पूरा सिनो इंडियन ट्रीटी थी, ये कहां हुई थी, बीजिंग में। ठीक है, इसको लाने वाला कौन था, इसका फाउंडर कौन था, पंडित नेहरू। उस समय जो वहां के, मैं बेसिकली कह सकता हूं कि जो हुआ क्या था, देखो, हमने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए, यानी कि हिंदी बोलने वाले चीनी बोलने वाले भाई भाई हैं। पंडित नेहरू उनको इंडिया लेकर आए। ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट भारत आए, घूमे फिरे, हाथ में हाथ डालकर घूमा। 1962 जैसे ही आया, उन्होंने मौका देखा और एक दिन अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो आप अस्थाई चीन वाला जो रीजन देखते हो, वो सारा का सारा कौन लेकर बैठ गया, कौन सा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, LAC या LOAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो चाइना के साथ है। ठीक है, तो अभी जो मीटिंग हुई जिसमें जयशंकर जी इनसे मिले, तो इन्होंने आपस में यही बात की कि जो हमारे जो LAC है उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी बाउंड्रीज को नहीं वोलेट करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा 2017 में डोकलाम इश्यू हुआ था। ठीक है, तो जितने भी इश्यू क्रिएट करते हैं कौन करता है, चाइना। तो उस पर कैसे पीस मेंटेन की जाए, बस उसी की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ना चाहूँ, अच्छा, ये जो SCO की मीटिंग हो रही है ना, उसी के अंदर अस्ताना। ठीक है, आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट ईयर कहां पर होगी SCO की मीटिंग, तो मैं कल भी पढ़ा चुका हूं लास्ट टाइम, चाइना के अंदर होने वाली है 2025 में। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा LOAC का इशू क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में ये इशू क्या बना हुआ है। ठीक है, नेशनल डिमार्केशन सेपरेटिंग इंडिया एंड चाइना, दोनों के बीच में एक लाइन है जो एक दूसरे को सेपरेट करती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच आपकी क्या बोलते हैं उसको, डूरंड लाइन है। सेम ऐसे है ना, एग्जाम में भी पूछ रहे था, बेसिक ज्योग्राफी है। अब इसने कहा कि चाइना कहता है कि ये जो बाउंड्री है ना 2000 किलोमीटर की है, इंडिया कहता है नहीं नहीं, ये बाउंड्री 3488 किलोमीटर की है, 8 एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, 3488 किलोमीटर की है। ठीक है, उसके बाद इसका जो ईस्टर्न सेक्टर है उसमें कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, जहां पे डिस्प्यूट होता रहता है। इसका मिडल सेक्टर कौन सा है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश।
और इसका वेस्टर्न सेक्टर कौन सा, लद्दाख वाला, जिसमें अभी चाइना के लोगों को वहां पे वॉलीबॉल खेलते देखा गया था, उसकी जो वीडियोस थी। उसके बाद जो आपका जो सोनम वांगचुक था वो वहां जाना चाहता था, वहां पे आर्टिकल सेक्शन 144 लगा दिया, नहीं जाने दिया गया, वो सब न्यूज में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये इश्यू कहां से क्रिएट हुआ, ये डिस्प्यूटेड जगह के नाम है, ठीक है। इश्यू कहां से क्रिएट हुआ, तो देखो 1914 में एक लाइन खींची गई जिसको कहा गया मैकमोहन लाइन, हम उसको मानते हैं और हम पढ़ते भी हैं कि मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना, और जिसकी लेंथ कितनी है 3488 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या हुआ, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, चाइनीज पीएम होते हैं झाओ एनलाई, और उस समय पंडित नेहरू होते हैं हमारे इंडिया के पीएम। ये क्या करते हैं, चाइनीज पीएम झाओ एनलाई जो भी नाम है इनका, ये पंडित नेहरू को एक लेटर लिखते हैं और 1959 में, और कहते हैं कि ये जो रीजन है ना, वो जो हम मानते हो कितना है 2000 किलोमीटर का, और तुम मानते हो इतना वाला, तो ये जो बीच वाला रीजन है वो हमारा है। तो पंडित नेहरू इन बातों को इतना ध्यान नहीं देते, 1962 में वो हम पे अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद आप जानते हो स्काई चीन वाला वो सारा रीजन वो लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही हिंदी चीनी जो नारा दिया गया था वो फेल हो जाता है, ठीक है। और उसी टाइम पर भारत में पहली बार क्या लगी थी, नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी। आपको पता होना चाहिए जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है 352। अगर पूछे स्टेट इमरजेंसी है जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, तो आर्टिकल कौन सा है 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो उसका आर्टिकल है 360 जो आज तक लगी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो याद रखना आपके आर्टिकल 20 और 21 ही जिंदा रहते हैं, मतलब मिलते हैं, बाकी सारे उठ जाते हैं, तुमसे छीन लिए जाते हैं। अब ये कब लगती है, इसकी 3 कंडीशन है, या तो कोई देश तुम पे अटैक कर दे जैसे चाइना ने किया था, या हम किसी पे अटैक कर दें, या फिर हमारे देश में इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए। लेकिन इंदिरा गांधी वाली जो वो हुई थी नेशनल इमरजेंसी 1975 वाली, उसमें उन्होंने क्या किया था, आगे चल के अमेंडमेंट करके जो आपका इंटरनल डिस्टरबेंस था उसको रिप्लेस कर दिया था आर्म्ड रिवोल्ट से, ठीक है। तो अब हम आर्म्ड रिवोल्ट मानते हैं उसको, इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये 3 तरीके नेशनल इमरजेंसी लगने के उस समय इसकी वजह से लगी। फिर धीरे धीरे हमारे बीच डिस्प्यूट चलते रहे 2017 में डोकलाम का इश्यू हो गया, जो हमने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है कई बार। फिर क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया, रिजेक्ट किया 1959 और 62 के कॉन्सेप्ट को। इंडिया क्या कहता है, वही जो मैकमोहन लाइन है मैं तो वही फॉलो करता हूं 3488, लेकिन ये कहते हैं नहीं हम किसको फॉलो करते हैं 2000 किलोमीटर वाली को, ठीक है। और ये जो डिस्प्यूटेड जगह है उसे क्या कह देते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। मोस्ट रिसेंट इश्यूज कौन कौन से, तो गलवान वैली, ठीक है, 2020 में हुआ था, लद्दाख में हमने देखा, ठीक है। और कौन सा, तो तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके अंदर भी क्या हुआ था 2022 में। ये इश्यूज जो रिसेंटली हमने देखने को मिले थे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है व्हाट इज LOC, तो थोड़ा सा याद रखना LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये किसके बीच में है, ये पाकिस्तान के साथ 1971 के वॉर के बाद 1972 में एस्टेब्लिश होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो LOAC और LOC, इस LOC के ऊपर दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं और इसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आपका LOAC है इसको किसी कंट्री ने साइन नहीं किया है कि हाँ भाई ये बाउंड्री हम मानते हैं, बस चाइना जबरदस्ती क्लेम करता रहता है, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट बना रहता है और हमारी उससे लड़ाई होती रहती है, ठीक है। और समझ में आ रही है ना, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका क्या है, इंडिया जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है, तो ये वाला जो लाइन है इसे क्या कहा गया LOC। और याद रखना मैं आपसे ये कह सकता हूं कि LOC के उधर वाला जो लाइन है, इधर वाली जो लाइन है, इसे क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK भी कह देते हैं। और आपको पता होना चाहिए हमारी लोकसभा के अंदर 552 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी चली गई 7, तो यहाँ पर कितनी रह गई इंडिया में 545, जिनमें से 2 क्या होती थी, एंग्लो इंडियन, जो इस बार हटा दी गई, ठीक है। और 543 पे इस बार इलेक्शन भी हुए हैं, तुम जानते हो। तो ओरिजिनली कितनी है 552, 7 इस वाले रीजन में चली गई। ऐसे ही अगर पूछे राज्यसभा, तो राज्यसभा में याद रखना इसमें कितनी है 250 टोटल, लेकिन इस वाले रीजन में कितनी माइनस कर दूं 5, तो बची कितनी 245 यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा याद रखना। और ये जो वाली लाइन है इस तरफ वाली, ये कौन सी है LAC, ये LAC पूरी लाइन बनी हुई है, ठीक है। ये अक्साई चीन वाला इलाका उन्होंने छीन रखा है हमसे, ठीक है।
बात समझ में आ रही है ना? तो इस कुछ पॉइंट को याद रखना, और दोबारा अगर कभी न्यूज में आएगा तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इस पे एमआईटी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? वर्ल्ड ड्रग डे रिपोर्ट हाइलाइट्स स्पाइक इन द ड्रग यूज इंक्रीज ट्रैफिकिंग। देखो आपने देखा होगा ड्रग्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा ड्रग्स का यूज होता है कि आज के दिन पर अगर आपसे पूछे मैक्सिमम ड्रग कहां पे है, तो देखो ट्रिपल फ्रंटियर एरिया किसे कहते हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, ठीक है, जो फ्रंट में ड्रग्स के मामले में। उसके बाद गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो गोल्डन ट्रायंगल किसको? लाओस, म्यांमार और थाईलैंड को कहा जाता है कंबाइंडली, ठीक है। आपसे पूछेगा कितने लोग ड्रग्स यूज करते हैं आज के दिन, तो 292 मिलियन किससे भी ज्यादा लोग ड्रग्स यूज करते हैं। कौन कौन से? कैनाबीस है ना, गांजा जिसको बोलते हो, चरस गांजा, ओपियोइड्स, एम्फेटामाइंस, कोकेन, एक्सटेसी, ये सब क्या है? ड्रग्स के नाम है। अच्छा, ड्रग्स भारत में इंट्रोड्यूस कौन किए थे? तो पुर्तगीज। सबसे पहले जो आप ओपियम कह दे तो अफीम, चरस गांजा कौन लेकर आया था? ओपियम पुर्तगीज लेकर आए थे भारत में। सबसे पहले भी पुर्तगीज आए थे, वास्को डी गामा, सबसे लास्ट में पुर्तगीज गए थे 1961 में, अंग्रेजों के बाद भी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कैनाबीस क्या लीगलाइज है, तो कुछ कंट्रीज में है, जैसे कनाडा, उरुग्वे, यूएसए के 27 स्टेट्स के अंदर क्या अलाउ है? कैनाबीस लीगलाइज है। भारत में कहां कहां पर है? तो याद रखना, भारत में आपके सामने कुछ नाम लिखे हैं, उड़ीसा वीड लीगल है यहाँ पे, और उसके अलावा यूके, गुजरात, एमपी, यूपी, जम्मू, इन स्टेट में क्या है? आप गांजा या चरस वगैरह उगा सकते हो, लेकिन फॉर द मेडिसिनल पर्पज। जैसे देहरादून है उत्तराखंड का, वहां पे क्या है? हरिद्वार है ना, देहरादून हरिद्वार, यहाँ पे गंगा नदी के आसपास गुरुकुल बने हुए हैं। तो जो बाबा रामदेव की पतंजलि, ऐसे बहुत सारी देसी स्वदेशी कंपनियां हैं, तो इनको देसी दवाइयां बनानी पड़ती हैं, तो इनको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, नशीले पदार्थों की, है ना। तो ये जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं, इन ड्रग्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किसके लिए प्रोडक्शन करते हैं? मेडिसिनल पर्पज के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हरिद्वार में बाबा रामदेव उसको उगा रहा है और उसके दवाई बना रहा है, तो तुम वहीं जाकर पतंजलि आश्रम के सामने चरस गांजा पीने लग जाओ कि लीगल है। पीना लीगल नहीं है, उगाना लीगल है, लेकिन सिर्फ मेडिसिनल पर्पस, ठीक है। आप देखते हो कि बहुत सारे न्यूज में आता रहता है कि किसी बंदे ने अपने घर की बालकनी में गांजा उगा रखा था, पुलिस उठा ले गई उसको ना, एनडीपीएस लग जाता है। तो थोड़ा सा संभल के रहना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है इसके अंदर? तो टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल होता है इसके अंदर, ठीक है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। तो थोड़ी सी बात ध्यान रखना। और इस अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड द इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाते हैं, तो 26 जून को मनाया जाता है हर साल। आपसे पूछेगा इस बार की थीम क्या थी? द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन द प्रिवेंशन। थीम क्या थी इस बार की? आपके सामने एविडेंस क्लियर है, हमें क्या करना है? इन्वेंट करना है, इन्वेस्ट करना है, किसमें? प्रिवेंशन में हमें बचना है, ठीक है। तो थोड़े से इस पॉइंटों को याद रखना, क्योंकि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो उड़ता पंजाब, कैसे बना उड़ता पंजाब? कनाडा से सबसे ज्यादा क्या आता है? ड्रग्स, और यहाँ पे लोग यूज करते हैं, और बाद में क्या हो रही है? हमारे यहाँ की यूथ पॉपुलेशन खराब हो रही है। आज भी अगर मैं बात करता हूँ तो बाहर जाता हूँ तो मुझे 90% आपकी थड़ियों पे, आपकी शॉप्स के ऊपर छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं, जो क्या करते हैं? सिगरेट, चरस, गांजा फूक रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको सरकार को रोकना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? ये बहुत बुरा है। और ये एक रिपोर्ट आई थी कि जो पीने वाला है उससे ज्यादा नुकसान होता है जो बगल में बैठ के उसके धुआं को ठीक कर रहा होता है, ठीक है, उसके धुआं को ले रहा होता है ना, उसके पास धुआं पहुंच रहा होता है, स्मोक। अब एक बात समझना, आजकल एक कॉन्सेप्ट और चल रहा है, कौन सा? कि हम क्या यूज कर लेंगे? हम यूज कर लेंगे किसमें? ई सिगरेट। तो वो भी तो नुकसान ही कर रही है ना बेसिकली, तो हमें इन सब चीजों से बचना है। तो ये भी आज आप एक बात की शपथ ले लीजिए ना, जैसे अभी मोदी जी ने शपथ ली थी, तुम भी शपथ ले लो आज मेरे साथ कि कभी भी तुम स्मोकिंग वगैरह यूज नहीं करोगे, ठीक है। बाकी तो तुम जानते हो तुम क्या करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा यूएनओडीसी। क्या है यूएनओडीसी? तो यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है जो ड्रग्स वगैरह को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, उसका टेररिज्म को जो बढ़ता है उसकी वजह से उसको रोकना, ये सब काम करता है, ठीक है। तो थोड़ी सी बात याद रखना, यूएनओडीसी, ठीक है। क्या है? बेसिकली ये ड्रग या जो ये ड्रग्स की वजह से क्राइम होता है, करप्शन होता है, इन सबको मेंटेन करता है, ठीक है। कब बना था? 1997, यूएन की एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किस किस को मिलाकर बनाया गया, तो यूएन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम प्लस सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन, इन दोनों को मर्ज करके प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। सिंपल याद रखना। अच्छा, भारत कौन कौन से प्रोग्राम चलाता है? तो नशा मुक्ति अभियान, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये कब आया था? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये कब आया था? ये आप मुझे बताओगे। और वर्ल्ड वाइड क्या है? तो सिंगल कन्वेंशन ऑन द नार्कोटिक ड्रग 1961, कन्वेंशन ऑन द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971 में आता है, ठीक है।
और उसके बाद आप तो जानते हो पैब्लो एस्कोबार, ठीक है, वो क्या था, सबसे बड़ा ड्रग डीलर हुआ करता था किसी जमाने में, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा इन पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। सेंटर प्लान्स टू मेक नेशनल टेस्ट हाउस एज अपेक्स सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर ऑल इंडियन प्रोडक्ट्स। देखो अभी क्या एक बॉडी बनी हुई है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट हाउस। कब बनी थी, 1912। कहां पर हेडक्वार्टर है, कोलकाता। बनी कहां पर थी, कलकत्ता में, जिसको आज कोलकाता कहते हैं, ठीक है। किसने बनाई थी, रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया ने बनाया था, ठीक है। करता क्या है, प्रोवाइड लिंक बिटवीन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट अंडर रिजिड क्वालिटी कंट्रोल। जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी क्वालिटी वगैरह को चेक करने का, टेस्ट करने का, वेरीफाई करने का काम किसका है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अब एक बात समझना, नेशनल टेस्ट हाउस, सॉरी ना, टेस्टिंग एजेंसी नहीं, एनटीएस, नेशनल टेस्टिंग एज हाउस, ठीक है। अब समझना, इसके 6 रीजनल ऑफिस है, कहां पे, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, वाराणसी। बेसिक सा पॉइंट है, फैक्चुअल डाटा। करता क्या है कि जितने भी टेस्ट होते हैं, सर्टिफिकेट होती है वेल्डिंग की, वो ये प्रोवाइड कराता है। आपने नाम सुना होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस स्टैंडर्ड मिलता है, आईआईएस स्टैंडर्ड मिलता है, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो मिलता है, आईएसआई जिसको कहते हैं। तो वो सारे के सारे कौन देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है, इनको असिस्ट करता है बीआईएस को कि किसको स्टैंडर्ड में लाना है, किसको नहीं। तो बेसिकली उसकी क्वालिटी को बताता है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी बताएगा, स्पाइसेस मसालों की क्वालिटी बनाएगा, जिसका बताएगा जिसका ऑफिस गुवाहाटी में बना हुआ है, ठीक है। तो सरकार चाहती है कि भारत में जितने प्रोडक्ट बनते हैं ना, इन सारे प्रोडक्ट के लिए क्या बना दो, नेशनल टेस्ट हाउस बना दो, जो क्या करेगा, हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेगा और उसको वेरिफिकेशन देगा, तभी वो मार्केट में बेचा जाएगा, अदरवाइज नहीं बेचा जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना, व्हाट इज नेशनल टेस्टिंग हाउस, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। डिकेड्स लेटर इंडियन गौर स्पॉटेड इन तेलुगु स्टेट्स। देखो बेसिकली हुआ क्या, अभी क्या हुआ, तेलंगाना के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या नाम उसका, एक टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जिसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1983 में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ था, इन सबको स्टार्ट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको कब मिला टाइगर रिजर्व 1983, जिसमें हम टाइगर्स को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नेचुरल हैबिटेट देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर पूछे कि ये क्या है, तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नागार्जुन सागर के नाम पे डैम भी है और श्री सैलम डैम भी बना हुआ है, ठीक है। और कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो करती है, कहां से, इस वाले टाइगर रिजर्व से। अब न्यूज क्या है समझना, ये कुछ बेसिक सा डाटा था, ठीक है। ऐसे टाइगर रिजर्व हमारे पास 54 के आसपास बन चुके हैं। मैंने कहा कि हुआ क्या कि ये जो आपके सामने जीव दिख रहा है ना, ये जो एक भैंस या बफेलो जैसे स्ट्रक्चर का एक जानवर दिख रहा है, ये क्या है, बेसिकली इंडियन गौर इसका नाम है, ठीक है। होता ही भैंसा ये बेसिकली, ठीक है। क्या हुआ, ये पूरी दुनिया के अंदर 13,000 से 30,000 के पॉपुलेशन में मिलते हैं, और भारत में ये 85% है, मैक्सिमम है। तो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं, तो ये हिमालयन रीजन में रहना पसंद नहीं करते, पहाड़ों पे रहना पसंद नहीं करते, ये फुट हिल्स में रहते हैं, पहाड़ियों की तलहटी में रहते हैं, यानी कि वैलीज में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, फुट हिल्स में। तो ये बेसिकली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, डिकेड्स लेटर इंडियन गौर स्पॉटेड इन द तेलुगु स्टेट। तेलुगु स्टेट में लगभग से कह सकता हूं कि 10-20 साल बाद हमें ये जानवर देखने को मिला। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा रिसेंटली ये न्यूज में था, बताओ क्या है, तो क्या है, ये जानवर है बेसिकली, ठीक है। एनवायरनमेंट की न्यूज से रिलेट कर लेना। इसका स्टेटस क्या है, तो आपके सामने लिखा हो, स्टेटस पढ़ते हो ना कि डेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, या फिर वल्नरेबल है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए। और कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 1 में है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, अच्छा वहीं पर राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और गुंडाला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहां पर बनी हुई है। तो थोड़ा सा इससे रिलेट पॉइंट याद करना, सिंपल वन लाइनर का क्वेश्चन और कुछ नहीं है। इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, आपसे पूछ लेगा रिसेंटली नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज देखी गई थी, बताओ किस किस कंट्री के बीच में है, तो इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है। कैसी एक्सरसाइज है, तो याद रखना मिलिट्री एक्सरसाइज है, हर साल होती है, ठीक है। इस बार कहां पर हो रही है, तो आपके इंडिया में, कहां पर, तो मेघालय के अंदर, ठीक है। और मेघालय को क्या कहते हैं, मेघ प्लस आलय, यानी मेघों का घर, हाउस ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है। और अभी बारिश का सीजन है, आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा रेन कहां पर होती है, मौसिन राम, जो कि कहां पे है, मेघालय के अंदर ही, ठीक है।
जिसमें मैक्सिमम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेंज यहाँ पर होती है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? तो इसका 16th एडिशन है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो सिक्किम स्काउट्स जो हमारी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें 44 मेंबर्स उसमें जाएंगे। ठीक है, कहां पर? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। इस बार कहां हो रही है? मंगोलिया, उसमें मेघालय में, सॉरी। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट कौन सा है? कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया नीड्स ए रिबूट। देखो बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि जो कंप्यूटर है ना वो कैसे स्कूल्स में, ठीक है, अदर फोकस एरियाज में, आपके बैंक में, आपकी हेल्थ में, आपकी एजुकेशन में, कहां कहां पर आपको कंप्यूटर की हेल्प होती है। तो आज अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम जगह पर आपको कंप्यूटर के बिना काम हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर जो है ना वो आपको हर जगह चाहिए। तो कंप्यूटर की तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर लिटरेसी भी तो होनी चाहिए। लिटरेसी जिसको आप समझ सको, जान सको, है ना। तो कंप्यूटर लिटरेसी क्या होती है कि अगर कोई बंदा 15 ईयर प्लस है और 15 ईयर प्लस होने के बाद अगर उसको कंप्यूटर आता है तो उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर की लिटरेसी है उसके पास, या लिटरेट है, अदरवाइज नहीं। तो भारत में इसके डाटा बहुत ही खराब है, रूरल इलाके में तो और भी ज्यादा खराब है। तो अगर हम लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन ही नहीं देंगे तो हम उनको जॉब कैसे क्रिएट कर पाएंगे? आज तुम देखो हर जॉब किस पे चल रही है? कंप्यूटर पे चल रही है कि नहीं चल रही है? हर जॉब किस पे है? इंटरनेट के ऊपर चल रही है। उसके बिना कोई ऐसी जॉब नहीं है। पुलिस बिना नेट के, बिना कंप्यूटर के वो भी काम नहीं कर सकते। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, हर चीज में तुम्हें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और 2019 के बाद जब कोरोना आया तब से तो ये लिटरेसी बढ़ी है। बच्चों को हमें क्या करना चाहिए? कंप्यूटर के बारे में ज्ञान देना चाहिए। बस यही इसमें कहने की कोशिश की जा रही है। तो करंट डाटा क्या है, करंट सिनेरियो क्या, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, पूछे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000 जो 1991 में आया था। चलो मुझे कमेंट करके बताना, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, किसको कहा जाता है? ठीक है ना, चार्ल्स क्या नाम था उसका, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि अभी जो स्टडी आई है एनएसएस, इसकी 78th रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर अबव एज ऑफ 15, जो अभी मैंने बताया। डिजिटल इंडिया कैंपेन हमने 2015 में चलाया था, जो बेसिकली डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी कितनी है? तो 2017-18 में थी 18.4%। अभी कितनी है? तो 2020 और 21 का डाटा के अकॉर्डिंग 24.7%, यानी कुछ बढ़ी है। ठीक है, रूरल एरियाज में कितनी है? तो 11.1 से 18.1 हुई है। अर्बन एरियाज में कितनी है? तो 34.7 से 39.6% बढ़ी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी में पीछे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको रिबूट करने की नीड है, बस ऐसा ही उसमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा उसको आर्टिकल को आप पढ़ लेना, काफी अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? ग्रेव कंसर्न, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखो ग्रेव कंसर्न, देखो एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है पोलियो, और ये बेसिकली 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा टारगेट करती है। होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है 5 साल तक, तो उस बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, ड्रॉप्स, है ना। या फिर क्या होता है, उस बच्चे को इंजेक्शन दे दिए जाते हैं पैदा होने के बाद, ताकि उसको उस वायरस से लड़ा जा सके। पहले दुनिया में ये इतनी भयंकर बीमारी थी कि इससे लोग पैरालाइज हो जाते थे, इससे परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती थी, है ना। इससे विजन चले जाते थे लोगों के शरीर के ऊपर, अलग अलग से बीमारियां हो जाती थी। ठीक है, तो इससे बचने का आज भी कोई तरीका नहीं है, बस एक प्रिवेंशन, एक सेफ्टी है कि हम अगर टाइम पर वैक्सीनेशन कर देते हैं या टाइम पर दवाइयां दे देते हैं तो पूरे लाइफ उस बच्चे को ये पोलियो वायरस दिक्कत नहीं करेगा। वायरस तो अभी भी है, लेकिन बस वो दिक्कत नहीं करेगा, उस पर अटैक नहीं करेगा। और ये 5 साल से ऊपर निकलने के बाद ही मोस्टली बच्चों को इफेक्ट करता भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पोलियो, तो ये कौन से वायरस से होता है? तो सिंपल सा आपसे पूछेगा क्या नाम होता है उस वायरस का, तो पोलियो वायरस ही कहते हैं उसको। ठीक है, उसके होने वाले डिजीज का नाम क्या है? तो पोलियो माइलेटिस नाम है उस बीमारी का, सिम्टम का। ठीक है, जिसकी वजह किसकी वजह से होता है? पोलियो की वजह से। ठीक है, अब सिंपल से याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें होता क्या, तो मसल वीकनेस, परमानेंट डिसेबिलिटी और इवन डेथ भी हो सकती है। वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की। आपको याद क्या रखना है कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन जो इनिशिएटिव था, जो WHO, जो आपका क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 7 अप्रैल 1948 को बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसने क्या किया? 1988 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था? ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन, जिसमें था कि पूरे दुनिया से पोलियो को हटा देना है। ठीक है, उसने उस समय 1986 में इंडिया को भी $2.6 मिलियन रुपए दिए थे इसकी वैक्सीन को बांटने के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, आपसे पूछेगा नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब होता है?
ठीक है। जिस दिन हम इन चीजों को प्रमोट करते हैं कि बच्चों को पोलियो ये सब पिलाना चाहिए, तो 1995 से स्टार्ट हुआ था, साल में 2 बार होता है। क्या होता है, आपने देखा होगा पोलियो वीक मनाते हैं हम लोग, मनाते हैं ना, अरे साल में 2 बार बच्चों को पोलियो दवाई पिलाई जाती ना, वही कब से स्टार्ट हुआ था, 1995 से। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछेगा अभी क्यों न्यूज में है, तो जो आपका पाकिस्तान है ना, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, और दूसरा कौन सा आपका अफगानिस्तान, इन वाले रीजन के अंदर जो पोलियो के केसेस वो निकल के आ रहे हैं। जबकि इंडिया में आपसे पूछेगा व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, तो याद रखना 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। WHO का टारगेट है पूरी दुनिया को 2026 तक क्या कर देंगे, पोलियो फ्री कर देंगे, ठीक है। हर घर में हर बच्चे को पोलियो पिलाई जाएगी तो पोलियो बचेगा ही नहीं। तो 2026 का इसका टारगेट है। 2014 इंडिया फ्री हो चुका है। हमारे यहाँ पर लास्ट जो केस आया था पोलियो का 2011 में आया था, उसके 3 साल तक जब कोई केस नहीं आता है तो WHO उसको पोलियो फ्री कर देता है। तो 2014 में किया, लेकिन 11 में लास्ट केस था, ठीक है। सबसे लास्ट कौन हुआ है, तो नाइजीरिया पोलियो फ्री हुआ है 2020 में, इस बात को ध्यान रखना। और अभी कहां पे आ रहे हैं, तो आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान में केस आ रहे हैं, तो वो अभी पोलियो फ्री नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्रीज है जो पोलियो फ्री है, 80% तक फ्री हो चुकी है, 20% कंट्रीज में अभी भी केस आते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडिया कब हुआ था और टारगेट ईयर कब का है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्राज लॉन फीमेल घड़ियाल लॉन्ग वेट फॉर ए मेट कुड एंड सोन। देखो आपने देखा ये घड़ियाल है, ठीक है। बेसिकली कहां पे, तो आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर हुआ क्या कि एक ऐसी घड़ियाल है जो एक फीमेल घड़ियाल है, ठीक है, जो कि मतलब कि कह सकता हूं कि देखो हम चाहते हैं कि जो एनिमल है ना वो बचे रहे, जैसे राइनोज है, हम चाहते हैं कि बचे रहे। कैसे बचे रहे, इनको नेचुरल हैबिटेट दे दो, इनको रिप्रोडक्शन करने दो, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, ये बने रहेंगे धरती पर, एक्सटिंक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हुआ क्या कि एकमात्र ओनली एक ऐसी घड़ियाल है जो फीमेल घड़ियाल है। अगर साइंटिस्ट या हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी मेल घड़ियाल को ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाती है, और अगर इन दोनों की मेटिंग होती है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में घड़ियाल की संख्या बढ़ जाएगी। अदरवाइज ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की लास्ट घड़ियाल है जिसकी डेथ होने के बाद आपको वहां पे घड़ियाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो एनवायरमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी न्यूज है। इस घड़ियाल का साइंटिफिक नेम क्या है, तो याद रखना गैवियालिस गैंगेटिकस, ठीक है। इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। चलो आप मुझे कमेंट करके बताना, कुछ दिन पहले न्यूज में था दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जिसके हमें कह सकता हूं कि प्रूफ मिला है, हमें एविडेंस मिले हैं, उसका साइंटिस्टों ने क्या नाम रखा है, ठीक है। जो ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों और भगवानों के बीच में, देवताओं के बीच में, जब अमृत बांटा गया था, तो उसी को सांप को रस्सी बनाकर खींचा गया था, है ना। तो वो कौन सा नाम था, कौन सा सांप था जिसके नाम पर हमारी जो हिंदू धर्म की किताबें हैं उनमें भी उसका जिक्र है, उसी के नाम पर वो सांप है, उसका साइंटिफिक नेम बताना है। अभी तक क्या होता था, दुनिया का सबसे लंबा जो सांप था वो टाइटोना बुआ हुआ करता था, ठीक है। अब वो टाइटोना बुआ से हटकर अब इंडिया का हो चुका है। मुझे कमेंट करके बताना, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारे देश में, सबसे बड़ा सांप हमारे देश में रहता था। और ये मजाक नहीं है, पहले अमेरिका ब्रिटेन हमारे मजाक उड़ाते थे, कहते थे तो सांप पकड़ने वालों का देश है। तो आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हाँ, हम सांप पकड़ने वालों के देश से आते हैं, सांप की पूजा करने वाले देश से भी आते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप था लगभग 50 फीट का, वो भी हमारे इंडिया में ही पाया जाता था। उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो अभी काफी डिबेट का इश्यू बना हुआ था, डिबेट में रहा था, ठीक है। ये आपका घर का काम है, ठीक है, समझ गए ना। तो क्या है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर आपका घड़ियाल है। बेसिकली देखो होता क्या है, 2 चीजें होती है, होता है क्रोकोडाइल्स, ये है घड़ियाल, ठीक है। इधर आप देखोगे ये क्रोकोडाइल, और ये क्या है आपका, तो सोल्ट वाटर का क्रोकोडाइल। ये इस कलर का होता है जो खारे पानी में मिलता है, इसका नाम है क्रोकोडाइलस पोरोसस। ये आपका क्या है, घड़ियाल, इसका नाम है गैवियालिस गैंगेटिकस, ठीक है। ये आपका क्या है, तो मगर क्रोकोडाइल, जिसको मगरमच्छ कह देते हैं, इसका नाम क्या है साइंटिफिक, तो क्रोकोडाइलस पोलास्ट्रिस, ठीक है। ये किसमें मिलता है आपका बेसिकली, तो ये किसमें पाया जाता है आपका, ये सॉल्ट वाटर में, और ये किसमें, फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, कि जो घड़ियाल होता है उसका जबड़ा आगे से काफी पैना होता है, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, क्रोकोडाइल खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का होता है जो हरे रंग का होता है, और ये क्या होता है, स्वीट वाटर का होता है जो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, इनके स्टेटस भी लिखे हुए हैं, ठीक है, लिस्ट कंसेप्ट में आता है ये वाला।
ठीक है, ये वाला किसमें आता है, वल्नरेबल में आता है, ये कौन सा, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। और अभी ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर वो एक ही बचा है, तो हमें उसको बचाना भी है। जैसे क्रोकोडाइल्स का फैमिली क्या है, क्रोकोडाइल, ठीक है। तो कभी अगर पूछे तो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सोल्ट वाटर में, फ्रेश में, ठीक है। इसमें यू शेप होती है, उसके आगे के जबड़े की, लॉन्ग थिन एंड डिस्टिंक्ट बोन्स एट द एंड, स्नाउट, ठीक है। तो सिंपल सा पढ़ लेना। अच्छा, अगर मैं ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करूं तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। कहां से फ्लो करती है, तो देखो बेसिकली ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से निकलती है। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल के इसको बेसिकली तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। तो याद रखना इसके 3 नाम है, सांगपो कहां कहते हैं, तिब्बत में या चाइना में। फिर ये धीरे धीरे एंटर करती है कहां से, इंडिया में। जब इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है दिबांग, क्या नाम हो जाता है, दिबांग। और फिर ये जैसे आगे चलती है तो इसके अंदर लोहित नदी मिल जाती है, सुभासिनी मिल जाती है, ठीक है। इसके अंदर तीस्ता मिल जाती है, इसके अंदर आपकी बराक आकर मिल जाती है, ये सब मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये गंगा से मिलती है, देखो जब गंगा यहाँ थी तो गंगा थी, गंगा जैसे अफगानी इसमें क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में एंटर की यहाँ पे, तो गंगा का नाम हो गया पद्मा, और इस ब्रह्मपुत्र का नाम हो गया जमुना। ये भी पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र को जमुना कहाँ कहते हैं, तो बांग्लादेश में, गंगा को पद्मा कहाँ कहते हैं, तो बांग्लादेश में, ठीक है। और जब दोनों मिल जाती है, दोनों की एक स्ट्रीम लाइन को भी क्या कह देते हैं, तो जमुना ही कह देते हैं। और मेघना इसमें यहाँ से आकर मर्ज कर जाती है, ठीक है। और फिर दोनों अल्टीमेट कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। और जहां पर ये क्या बनाती है, तो आपका क्या बनाती है यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, सुंदरबन का डेल्टा, है ना। लार्जेस्ट या बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर, तो आपके सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। कहां पर, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मर्ज करके बनाती है। आपको पता होना चाहिए जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो डेल्टा बनता है। और जब कोई कैसे बनता है, जो वेस्ट मटेरियल साथ लाती है वो साइड में डिपॉजिट होता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो सॉलिड सरफेस बन जाता है हजारों लाखों करोड़ों सालों में। एक कौन सा है, तो एक होता है आपका क्या, एस्चुरी। तो भारत की ऐसी कौन सी 2 रिवर्स है जो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। चलो ये मैंने आपको आज का घर का क्वेश्चन दिया, व्हाट इज एस्चुरी में समझा देता हूं। जब 2 नदियां मिल रही थी, अपने डिपॉजिट डाल रही थी, गिरने से पहले, ओशन में मिलने से पहले, तो डेल्टा। और जब कोई नदी वैली से फ्लो करती है, घाटी से फ्लो करती है, तो जब वो मर्ज होती है ओशियन में, सी में, लार्ज वाटर बॉडी में, तो वो ऐसे खड्डा बनाते हुए एंटर कर जाती है। तो वो जो खड्डे जैसी स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं एस्चुरी। तो भारत की 2 कौन सी ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। दोनों बहुत ही फेमस रिवर हैं, काफी न्यूज में बनी रहती है, ठीक है। चलो मैं हिंट दे देता हूं, कहां पर, सतपुड़ा और विंध्याचल वाले रीजन में फ्लो करती है, ठीक है। एमपी से निकलती है। चलो इतना बता दिया, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।